मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखिए ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखे ए मोर रिएक्टिव मेटल्स, ए मोर रिएक्टिव metal displaces a less reactive metal, displaces a less reactive metals, displaces a less reactive metals from its salt solutions, A more reactive metal displaces the less reactive metals from its salt solutions. जैसे एग्जांपल देखें, सर एक बार ठीक से बताओ। A more reactive metals displaces less reactive metals from its salt solution. A more reactive metals displaces less reactive metals from its salt solutions. हो गया सर। हो गया। अब एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल जैसे देखो, रिएक्शन देखो, जैसे जिंक सॉलिड का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं तो ये रिएक्शन क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा बताओ? ZnSO4 प्लस कॉपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ZnSO4 प्लस जो आपका ZnSO प्लस कॉपर आयन अलग हो जाए, ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे, 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे, जिंक जो है ना, जिंक ऊपर लाई करता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इतना तो पता होगा। ये जरूर पढ़ेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, तो ये हम बोलेंगे ये मोर रिएक्टिव है। और ये क्या है? लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा? जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसके साथ कंपाउंड बना लिया और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो क्या होगा बताओ? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2। ये यहाँ पर ये गलती लिखा जाए, कॉपर सॉलिड, यहाँ पर जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सल्फर का +6 देखोगे, ऑक्सीजन का -2 देखोगे, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो रहा है ओनली जिंक एंड कॉपर का हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है? जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, ये जो जिंक है, जिंक का क्या देख रहे हो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का क्या देख रहे हो? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बोलूं जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में एजेंट अपोजिट रहता है, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर अगर ये रिएक्शन कराते तो होता क्या, बताओ मुझे थोड़ा।
Will these reactions will proceed? नहीं सर, ये रिएक्ट नहीं नहीं करता। होगा, क्योंकि ये Reaction लेस नहीं होता। रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो ये सब भी धीरे धीरे पता होना चाहिए। ये लेस रिएक्टिव है और जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो दैट्स व्हाई लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसके सॉल्यूशंस में से मोर रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, बट ये रिएक्शंस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल नेक्स्ट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें लिखे ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal, displaces a less reactive non-metal, displaces a less reactive non-metal, displaces a less reactive non-metal from a salt solution, from a salt solution, salt solutions. जैसे देखो यहाँ पर भी रिएक्शन, हाँ बोलो सर लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का पता होना की कोई तरीका है क्या? हाँ पता है ना, मैं बताऊंगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसके लिए निश्चिंत रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये सब आइडिया होगा, उसके लिए इंतजार करना है। पर इतना आपको समझना है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देता है, कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ये सब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूंगा। ठीक है सर। मतलब यही देखेंगे ना हम लोग मेटलर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, 4 रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, तो वहां पर आपको यही सब कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, उसके लिए मैं कोड भी बताऊंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रखना है। तो यहाँ पर देखो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर याद रखना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर, दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये चीज मस्ट रिमेम्बर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएगा, आपको अभी से याद रखना है। ये रिएक्शन देखो, इसमें पूछते हैं कि जैसे अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन KI से करवाऊं तो ये क्या करेगा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ ये क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद KCl बना देगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये मोर रिएक्टिव है भाई साहब, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव, देखो ये मोर रिएक्टिव है, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन यहाँ देख रहे हो, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ रहे हो, ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा बताओ, सामने वाला को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। अब देख सकते हो रिडक्शन हो रहा है, 0 से -1 में जाना क्या रिडक्शन है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कैसा एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सामने वाला को रिड्यूस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ध्यान रखना,
साइमल्टेनियसली मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ध्यान रखना। अभी से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस है, फिर उसका इसका जस्ट अपोजिट I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, क्लोरीन फिर माइनस, F माइनस। क्लोरीन माइनस। ये भी ऑर्डर याद रखना कंपल्सरी है। देख रहे हो ना, ये I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए सामने वाला Cl2 को रिड्यूस किया Cl माइनस में। तो ये भी ऑर्डर ध्यान रखना। अगर मान लो कि यही रिएक्शंस मैं अगर ऐसे कराता तो क्या होता बताओ, क्या ये रिएक्शंस होता? नहीं नहीं सर, होता। नहीं होता, क्योंकि I2 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करने का औकात नहीं है इसका। I2 देख रहे हो, I2 क्या है, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव। इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अगर Br2 ये रिएक्शन होगा बताओ? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि Br2 और Cl माइनस में हम लोग जानते हैं कि Cl2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Br2 पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Br2 कैसे इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी फंडा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या क्या सही बोल रहे हो? इज इट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नहीं No? सर, नहीं सर, नहीं सर, In नहीं। disproportionation reaction, same element get oxidized and reduced. आगे लिखो, नेक्स्ट टाइप है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसमें लिखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में द रिएक्शन in which oxidation and reduction of same element occur. Oxidation and reduction of same element occur simultaneously from same oxidation state लिख लिया? हाँ सर। एक और डेफिनेशन लिखो, इससे थोड़ा इजी डेफिनेशन देखिए, reactions in which an element changes to two 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 different oxidation states ब्रैकेट में लिख लेना,
one lower and other higher, one lower and other higher, bracket close, one lower and other higher, bracket close, from same oxidation state, from same oxidation state, from same oxidation state. तो इसमें ध्यान रखिएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में बार बार ये रिएक्शन आएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में यही होता है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, और सेम एलिमेंट रिड्यूस होता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटना। मतलब एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी और घटेगा भी। रिडॉक्स डिसोसिएशन रिएक्शंस में क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस होता है। तो इसका ये एग्जांपल जो बता रहा हूँ इसको याद रखना कंपल्सरी है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। P4 का रिएक्शन NaOH के साथ, P4 का रिएक्शन NaOH के साथ, P4 फॉस्फोरस का रिएक्शन NaOH के साथ। तो फॉस्फोरस ये क्या होता है, फॉस्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या चीज में भाई साहब, पीएच3 में। इसको क्या बोलते हैं, इसको फोस्फीन बोलते हैं। क्या, फोस्फीन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम NaH2PO2। अच्छा ये बताओ इसका पेरेंट एसिड कौन होगा, ये कौन सा एसिड से बना होगा, H3PO2। H3PO2 बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बना होगा बेसिकली इसका जो पेरेंट एसिड है क्या, दैट इज H3PO2। क्या H3PO2 का नाम क्या है बताओ। और ये बताओ, ये भी ध्यान रखना है H3PO2 इसका नाम क्या था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये बताया था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ये बना हुआ है। अच्छा ये भी अब बता देता हूँ कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है ना, मोनोबेसिक एसिड होता है। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बेसिकली ये क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, जो एक प्लस देता है, एक OH बॉन्ड है, उसमें रिप्लेसेबल H है। हाँ, ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है ना, ये मोनोबेसिक एसिड है। मतलब इसका बेसिसिटी 1 होता है। मतलब ये यहाँ भले ही आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एक ही हाइड्रोजन ये दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो यही एक H प्लस आयन दिया है और ये सॉल्ट के साथ कंबाइन हो गया है, Na प्लस के साथ कंबाइन हो गया है। सोडियम हाइपो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, फोस्फेट नहीं, फोस्फाइड, संजय जी इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपो फोस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इसका नाम होगा। चलो यहाँ पर देखो बच्चे, ये जो फोस्फोरस है, फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पर फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यहाँ पर ध्यान रखना, फोस्फीन में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन -3 होता है। यहाँ पर फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, बताओ कितना था, H1 का निकालो जल्दी से। -1। नहीं कैसे निकालो, +1 आएगा, +1। अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो देखो,
1 सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू देख लो +1 आएगा, आएगा x का वैल्यू +1। तो यहाँ पर देख रहे हो ये रिएक्शन याद रखना कंपलसरी है। फॉस्फोरस क्या बता सकते हो, फॉस्फोरस का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? व्हाट इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस? 3 नहीं नहीं -3 that is group number या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 that is -3। तो ये फॉस्फोरस जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो एक क्या होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ध्यान रखना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, -3 में आएगा। फॉस्फोरस का जब रिडक्शन होगा ऐसे, ये याद करने के लिए है। ये फॉस्फोरस जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब इसका रिडक्शन होगा तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, देख रहे हो। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वन इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो ये याद रखना कंपलसरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं और पूछने और आगे भी पूछेंगे। यहाँ पर देख रहे हो सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हुआ है और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एलिमेंट गेटिंग reduced and same element are getting oxidized। इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? दिमाग में रखना, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ध्यान रखना हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, देखो नेक्स्ट ये लिख लिया ना। तो ये भी जो अभी नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट है दैट वन इज क्या चीज, हाइड्रोजन मेनली। हाइड्रोजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X2 से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान रखना X क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा। ये X जो है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब Cl2, Br2, I2 ये सब कुछ हो सकता है। अगर इसको हम बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे, बेस जैसे बेस कोई भी हो, KOH हो, NaOH हो, KOH भी हो सकता है बेस के प्रेजेंस में ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट जब होता है तो एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है और एक आपका NaOH वाला होता है। यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ +1 बिल्कुल +1 होगा। निकाल सकते हो 1 + -2 + x दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू +1 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना हाइड्रोजन, जैसे मैं एग्जांपल क्लोरीन के केस में लिखूं, क्लोरीन के केस में रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन जब करता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या एक NaCl में और दूसरा NaOCl। अच्छा इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताओ। सोडियम हाइपोक्लोराइड।
हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल गुड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। एक होता है एक क्लोरेट होता है, क्लोरेट आयन इज व्हाट, बताओ। ClO2 माइनस। ClO3 माइनस, दैट इज क्लोरेट आयन। और Chlorate. क्लोराइड आयन ClO2 माइनस। ClO2 माइनस। और एक अभी जो यहाँ पर है दैट वन इज हाइपोक्लोराइड, दैट इज Hypochlorite. ClO माइनस। और एक होता है ClO4 माइनस, दैट इज परक्लोरेट। परक्लोरेट आयन, बिल्कुल गुड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, कि ये जो क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और एक अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। देखो यहाँ पर अगर क्लोरीन था तो क्या यहाँ पर देखा, इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन जब होगा तो ये अपना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। पंखा, हाँ पंखा, इस टाइप के तो शरीर है और विभाग ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये नहीं है। तो बोले कि उसको सामान दे दो, पता नहीं प्लेस कर। तो यहाँ पर देखिए ये रिडक्शन हुआ, लोएस्ट में गया, लोएस्ट में जाएगा तो ये NaCl में जाएगा, -1 में जाएगा। लोएस्ट में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। में सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, वीडियोज नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? ना सर, एक पर ठीक है। अच्छा, अब ठीक आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि तो क्लोरीन अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो -1 में जाएगा जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, और हाईएस्ट में जाएगा तो ये +1 में जाएगा, +1 में जाएगा। तो ध्यान रखना। जैसे आपका फॉस्फोरस वाला भी एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोरस वाला भी देखा था, लोएस्ट में जाएगा तो ये अपना लोएस्ट में जाएगा, मीन्स -3 में जाएगा, और हाईएस्ट में जाएगा मीन्स +1 में जाएगा। +1 में कौन सा प्रोडक्ट था बताओ फॉस्फोरस के केस में? NaH2PO2। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और इस केस में क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड।
तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों एग्जाम्पल फोस्फोरस भी, फोस्फोरस और हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, ये बात ध्यान रखना है। फोस्फोरस एंड हाइड्रोजन गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, लिख लीजिए फोस्फोरस एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट लिख लेना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन गेट्स क्या 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 गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट, phosphorus and halogens except fluorine gets disproportionate in क्या क्या कोई डिस्टरबेंस हो रहा है कि म्यूट करो, बोले थे ना म्यूट करके रखो, बोलना है तो अनम्यूट करना है, लिख लो यहाँ। अरे यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है इतना। सर एक बार और बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ कि, तो मैं बोला ना कि फिर देखो फिर किससे डिस्टरबेंस हो रहा है इतना। नवनीत, नवनीत बच्चे आप अपना माइक्रोफोन म्यूट करो, सुन रहे हो नवनीत? अरे ये नवनीत, हाँ सर। हाँ ये बोल रहा हूँ ना बच्चे, आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करो, जब बोलना है तो अनम्यूट करना है, ठीक, गुड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो लिखो P4 and X2, P4 and X2 एक्सेप्ट फ्लोरीन, लिखा हुआ है नीचे, देखो लिखा हुआ है नीचे, एक्सेप्ट फ्लोरीन गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट, gets disproportionate in basic medium, gets disproportionate in basic medium, gets disproportionate in basic medium, gets disproportionate in basic medium। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पर भी ये जो NaOH है ना, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा और एक डाइल्यूट होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में देखो, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में ये प्रोडक्ट तो सेम रहता है, ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। कोई बताएगा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होता है? कोई बताएगा? एनीवन? नो। NaClO3। बिल्कुल, गुड, NaClO3, NaClO3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ये बोल रहा हूँ ना, NaCl+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे भी समझो ना कि ये हाइड्रोजन अगर ये बेस स्ट्रांग होगा तो ये इसको क्या कर रहा है, ये अगर ये डाइल्यूट होगा तो +1 में लेकर जा रहा है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसको और +1 से बढ़ाकर कहाँ लेकर चला जा रहा है? +5 में लेकर चला जा रहा है। तो ये मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये क्या, अगर ये जो रिएक्शन लिखा हूँ ना, ये डाइल्यूट के केस में लिखा हूँ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NaOClO3 NaOCl क्या होगा? NaClO3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये +1 से ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़कर +5 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर आगे ये भी लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ये रिएक्शंस मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पर आएगा। ये मैं ये जो रिएक्शन लिखा रहा हूँ ना, ये फिर से हाइड्रोजन में, जब हाइड्रोजन फैमिली में पढ़ाऊंगा तो फिर से ये रिएक्शन आएगा। तो अभी से रिएक्शन थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दें आप। दूसरा एक पॉइंट और लिख लो, फ्लोरीन being a strongest oxidizing agent, fluorine being a strongest oxidizing agent, fluorine being a strongest oxidizing agent oxidizes
कौन सी डिस्टर्ब कर रहे हैं बताओ, कौन कर रहे हैं डिस्टर्ब? अगर डिस्टर्ब करोगे तो मैं जो बोलना चाहूंगा दूसरा चीज लिखा दूंगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बार बार आप लोग से यही बोलता हूँ कि जब बोलना है तो अनम्यूट करे ना, अदरवाइज म्यूट करके रखे। हम तो डिस्टर्ब होते ही हैं, और भी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उसको सुनाई नहीं देता है। फिर ये कि नवनीत, ये अभी ने आपको बताया बच्चे, नवनीत। हाँ सर। अरे बच्चे, मैं बोला, आप समझ पा रहे हो? मैं बोला कि जब बोलना हो बेटा तो आप क्या करें, अनम्यूट करें, अदरवाइज आप म्यूट करके रखें ना। हाँ, लिखें। फ्लोरीन बीइंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन बीइंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizes 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 NaOH NaOH2O2 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 and does not show disproportionation and does not show disproportionation does not show disproportionation does not show disproportionation तो ये देखिए, ये भी रिएक्शन ध्यान रखना बच्चे कि फ्लोरीन जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये NaOH को ऑक्सीडाइज को करके O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखना है। फ्लोरीन जो कि बहुत तकड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये NaOH को, एक प्रोडक्ट तो फिक्स है NaF बनेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता था जो क्या NaOF वो नहीं बनेगा। ये क्या करेगा, वो उसको भी ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर दे, O2 में कन्वर्ट कर देगा। ये भी रिएक्शन ध्यान रखना है आपको। तो ये अगर ये पूछे आपसे क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो बोलेंगे नहीं साहब, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट रिड्यूस तो हो रहा है बट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। बट क्या ये सॉरी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बताओ, इज इट ए रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं सर। अच्छा देखो, ये 0 से -1 में जा रहा है, मतलब अगर ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन देखोगे ये -2 में है और यहाँ पर ये 0 में है। क्या ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? बताओ। हाँ सर हो रहा है। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्या? हाँ सर, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके ओके सर। हाँ सर। हाँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं है बट रिडॉक्स रिएक्शंस है। अच्छा, टेल मी, इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन? टेल मी। इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, या गुड, इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। ये सब मैं बता चुका हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद, दैट इज कम प्रोपोर्शनेशन।
कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखे, it is reverse of, it is reverse of, it is reverse of disproportionation, it is reverse of disproportionation, it is reverse of disproportionation। नेक्स्ट पॉइंट लिखने इसमें, the reactions in which, the reactions in which an element, the reactions in which an element changes from, the reactions in which an element changes from different oxidation state, ब्रैकेट में लिख लेना, one lower and other higher, one lower and other higher, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, one lower and other higher, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, to the सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ये बोल रहा हूँ कि नवनीत फिर से बोल रहा हूँ कि नवनीत फिर से अपने आप को म्यूट करो बेटा। अभिजीत सर
देखो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहे थे, लिखे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। The reactions in which an element, the reaction in which an element changes from different oxidation state, bracket में one lower and other higher, bracket close, to the same oxidation state, to the same oxidation state. Sir, to the same SAM is same oxidation state. To the same oxidation state are called comproportionation reactions. ये सिंपली क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा है। जैसे ये रिएक्शन जैसे लिख दो, जैसे ये Cl माइनस और OCl माइनस एसिडिक मीडियम में क्या होता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो -1, ये है आपका +1 में और ये है 0 में। अगर इधर से दिखे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसा दिखेगा, बट अगर मैं इधर से देखूं तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक एलिमेंट क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये चेंज हो रहा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलो ये सब जो इतना था टाइप्स ऑफ रिएक्शन था, जो कि मैं कंप्लीट करा दिया। आगे बढ़ता हूँ। आगे हम क्या करेंगे ना, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग पर फोकस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग पर फोकस करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा एन फैक्टर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद एन फैक्टर पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को जानने के पहले देखो, उससे पहले मैं ना किसी का थोड़ा सा एन फैक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 एग्जांपल दूंगा। डिटेल्स एन फैक्टर का जो एग्जांपल्स है, डिटेल्स थ्योरी जो एन फैक्टर का बाद में आएगा, बट थोड़ा सा जरूरी एन फैक्टर का आपको बैलेंसिंग में भी करेगा। तो मैं ओनली 2 रिएक्शन का एन फैक्टर बता रहा हूँ। एन फैक्टर्स में सिंपली वैलेंसी, एन फैक्टर्स में सिंपली वैलेंसी, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हेडिंग दे दें, हेडिंग आप दे दें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग दे दें रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग दे दें। यहाँ पर एन फैक्टर, थोड़ा सा मैं एन फैक्टर 2 एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद एन फैक्टर का चर्चा हम बाद में करेंगे। देखो जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, MnO4- ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+, और एक दूसरा एग्जांपल है Cr2O7 2- कन्वर्ट हो रहा है Cr3+। तो मुझे इसका एन फैक्टर्स निकालना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है? +7। गुड, +7। और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ पर +2। चेंज कितना हो रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का। चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज 7 - 2 दैट इज 5। तो ये जो एन फैक्टर था, इतना ध्यान रखना है। एन फैक्टर्स क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल,
पर मॉलिक्यूल्स। क्या पर मॉलिक्यूल्स क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर समझे। जैसे ये जो निकाले ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितना है 5 है, और इसमें देखना पड़ेगा कि मैग्नीज कितना है। इसमें एक ही मैग्नीज है, तो इसका जो एन फैक्टर्स होगा दैट विल बी, एन फैक्टर्स जो होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। मतलब ये देखना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ना उसका नंबर कितना है वो भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ये कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली अगर एन फैक्टर्स में इसका पूछूं तो कितना होगा, इसका एन फैक्टर पूछूं तो कितना होगा 7 minus 2 into 7 minus 2 into 5. देखो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर इसका भी एन फैक्टर पूछूं ना तो दैट इज 7 माइनस 2 दैट इज 5। और ये मैग्नीज कितना है, ये जो मैग्नीज ओनली 1 है, तो इसका भी एन फैक्टर क्या बोलेंगे दैट इज कितना है, दैट इज 5। सर एक अच्छा, बार ये फिर बताओ। से बोलो प्लीज, आपका हाँ, फिर- बात काट कट के आ रहा है। कट के आ रहा है, आप सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना। हाँ सर, क्योंकि वीडियो तो एक बार क्लियर नहीं आ रहा, एक बार क्लियर आ रहा है। अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है? अब ठीक आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ये एग्जांपल फिर से समझो, ये एग्जांपल फिर से समझिए। एन फैक्टर्स क्या होता है, इट इज बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है इसको समझे। जैसे मैं यही वाला एग्जांपल पहले समझा रहा हूँ, देखो Cr2O7 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में, इसको समझे। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन कितना होगा बताओ, +6 होगा, ये निकालना आता है, बता चुका हूँ। +6 यहाँ पर कितना है +3 है, +3 है यहाँ पर, ये +6 है, यहाँ पर +3 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम कितना बताओ, चेंज Three. कितना है 3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3। देखो ये चेंज निकला भाई साहब। बट अगर मैं पूछूं कि डाइक्रोमेट का एन फैक्टर्स कितना है, तो ये देखना पड़ेगा चेंज इनटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हैं बच्चे, वो कितना नंबर है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रोमियम 2 दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा 2 इंटू चेंज, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह अगर इसका फैक्टर डालना है तो क्या चेंज इनटू कितना करना पड़ेगा बताओ, 1 क्रोमियम कितना है यहाँ पर 1 तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल जो लिया था दैट इज MnO4-1, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में। तो अगर मैं यहाँ पर बताया आपने कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर चेंज कितना है भाई साहब, तो यहाँ पर चेंज जो है दैट वन इज 7 - 2 5 का चेंज है।
तो अगर मैं इसका n फैक्टर्स पूछता आपसे तो चेंज कितना 5 इंटू कितना मैग्नीज 1 है यहाँ पर 5 हो जाता है। अगर इसका भी n फैक्टर्स निकालने बोलता तो क्या हो जाता, चेंज इंटू 1 हो जाता, मैग्नीज यहाँ पर 1 ही है तो ये भी 5 हो जाता है। तो क्या n फैक्टर्स का एक बेसिक आइडिया आपको दिमाग में आया, बताओ n फैक्टर्स। हाँ सर। चलो ये एग्जांपल लिखो, उसके बाद बैलेंसिंग पर फोकस करेंगे, उसके बाद इस पर और भी आएंगे, इस पर और भी डिटेल्स हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा होता है दैट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों मेथड बताएंगे हम। तो सबसे पहला हेडिंग लिखे आप, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हेडिंग दे दे। इसमें भी एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर ए में लिखें आप, क्या मैं बोल रहा था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इसमें पहला लिखें आप, इन एसिडिक मीडियम। इसको ना हम रूल्स को ना एक एग्जांपल से समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, KMnO4, KMnO4 एग्जांपल लिखो, KMnO4 और ये KI एसिडिक मीडियम में, ये क्या डिफाइन कर रहा है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एक प्रोडक्ट हो जाएगा MnCl2 हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा दैट वन इज MnCl2, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा I2 प्लस KCl प्लस वाटर बाद में दे। इस रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसका बैलेंसिंग करेंगे। इस रिएक्शंस में कोई मुझे बता सकता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4, बिल्कुल KMnO4 एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? KI इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये जो रिएक्शंस आपको देख रहे हो, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, यहाँ पर कोई भी आयंस के फॉर्म में नहीं है। तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें स्पेक्टेटर आयन दिखाई दे रहा है। अब देखो, जैसे यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक जगह देखूं तो पोटासियम को ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही दिखाई देगा, +1 ही दिखाई देगा। अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो हर एक जगह -1 ही दिखाई देगा। तो ये मेरे लिए स्पेक्टेटर आयन है। इस रिएक्शंस में K+ और Cl- आर द स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन इज व्हाट, जिसका रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब रिएक्शन आपका ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रिमूव द स्पेक्टेटर आयन एंड कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट लिखो, रूल नंबर लिखो फर्स्ट क्या, remove all the spectator ion, remove all the spectator ion, ये गलती लिखा गया क्या, spectator, remove all the spectator ions and convert the convert the molecular form into ionic form, and convert the molecular form into ionic form, and convert the molecular form into ionic form. तो ये काम करो, पहले स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करो। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है समझ में आ गया, तो ये रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। MnO4 minus plus I minus plus H plus Cl minus Mn2 plus I2 और प्लस यहाँ पर क्या K प्लस, ये तो पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, K प्लस भी क्या Cl माइनस भी क्या और वाटर, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, आयनिक फॉर्म हो गया, आयनिक फॉर्म हो गया भाई, आयंस दिख रहा है मुझे इसलिए आयनिक फॉर्म है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिख रहा था इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म है। K प्लस I माइनस K प्लस एंड Cl माइनस आर द स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि उसका रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर स्पेक्टेटर आयन। चलो रूल नंबर 2, अब क्या करना है, ये जो रिएक्शन आपको दिखा रहा है आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इसको दो पार्ट में लिखना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करना है, इस रिएक्शन को दो हाफ में ब्रेक करना है। एक हाफ को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हाफ को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे पहले आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नाउ split the reaction, split the reactions into two halves, split the reactions into two halves, that is oxidation half and reduction half, oxidation half and reduction half, oxidation half and reduction half, oxidation half and reduction half। चलो अब इस रिएक्शंस को दो पार्ट में हम तोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। ये रिएक्शंस को फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, MnO4 माइनस प्लस I2 plus H plus gives rise to Mn2 plus I2 plus जो भी वाटर। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है, एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 0 से ये -1 में जा रहा है, सही है, ये I माइनस था, सॉरी ये हम I माइनस था, -1 से ये कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है भाई साहब, ये I माइनस क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट होगा भाई साहब, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा। ऑक्सीडेशंस में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इधर आएगा, लूज करता है। तो लूज करता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखो कितना इलेक्ट्रॉन, पहले एटम को बैलेंस कर लो, एटम को बैलेंस कर लो। ये I माइनस है, एक है तो यहाँ पर हाफ कर दो, दिक्कत हो रहा है, हाफ कर दिए, एक आयोडीन है। तो यहाँ पर बताओ
चेंज इसका n फैक्टर कितना होगा, ये -1 से 0 में जा रहा है, ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, और यहाँ पर एक ही आयोडीन है तो 1 आएगा, n फैक्टर इसका 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, तो इसके लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक चीज और सुनेगा, अगर हमको ये हाफ, ये जैसे ना हाफ कुछ नहीं भा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, पूरे रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, ये हाफ क्या होगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा क्या, इसमें दिक्कत है बताओ? नहीं सर, नहीं, चलो ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, बैलेंस्ड हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम लोग आते हैं रिडक्शन हाफ की तरफ। रिडक्शन हाफ की तरफ सर वो हाफ से करे या 2 से करे? हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना पहले, जो पहले देखो, पहले ऐसे लिखा ना, इसके नीचे जस्ट लिख लो यही 2i माइनस गिव्स राइज टू i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब हो जाएगा ना, ऐसे लिख लो। चलो ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो रिडक्शन हाफ, तो यही रिडक्शन हाफ है। देखो ये क्या, यहाँ पर +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो ये कैसा पार्ट है भाई साहब, ये आपका रिडक्शन पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो यहाँ पर क्या देखे हमने कि MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है क्या चीज में, Mn2 प्लस में। और जब भी रिडक्शन यहाँ पर दिखे, रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर्स निकाल, इसका n फैक्टर्स कितना होगा, अभी थोड़ा देर पहले ही निकाल लेते, +7 से +2 जाना, चेंज कितना, +5 चेंज 5 का, और यहाँ पर एक ही मैग्नीज है तो इसका n फैक्टर्स 5 है। तो इसको ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तब ये जाकर क्या होगा, Mn2 प्लस में कन्वर्ट। क्या ये दोनों समझ में आ रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब काम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही आप ये सब चीजें में एक्सपर्टाइज हो जाए, ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ। अब क्या करना है ना, एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिडक्शन में उतना इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। बट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहा है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है 5 से और बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। हाँ, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन में 10 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और वही 10 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन हो जाएगा। तो अभी हम आपको क्या करना है, यही चीज नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले ये काम कर लो, फिर उसके बाद स्टेप लिख देंगे, स्टेप लिख लेंगे क्या, ये पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो भाई। यहाँ पर देखो यही था, अगर 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 10i माइनस हो जाएगा, 10i माइनस, फिर ये भी रिएक्टेंट है, ये कितना हो जाएगा 2 MnO4 माइनस गिव्स राइज टू क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5i2 प्लस 2 Mn2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यही बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर लिख लेना, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग एक्सचेंज फ्रॉम किससे किसके बीच एक्सचेंज हो रहा है, i माइनस 2 MnO4 माइनस। क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको याद हो तो मैं बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये चीज समझ में आ रहा है बताओ? ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन से बेसिकली हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस में जा रहा है, हाँ MnO4 माइनस में जा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी आगे के समय में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है।
नेट इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में कैंसल आवर, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन, क्या मुझे कोई नर्स इक्वेशन बता सकता है, किसी को याद हो तो फाइनल फॉर्मूला आता है RTLN के। नहीं, इतना RTLN के ये तो नहीं है, ये तो गलत है। चलो हिंट दे रहा हूँ, E सेल या E cell is equal to E0 minus 2.303 is equal to E0 cell RT to 2.303 RTLN K Q हाँ रिएक्शन क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा याद हो अगर तो E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइन करेंगे तो ये 0.059 आता है अपॉन N ln Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना पड़ता है। चलो तो ये जो N आता है ना, आगे के समय में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो यही N है। ये मैं लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो वहां पर मैं ये करूंगा, बट वो काम वहां पर मैं बहुत फास्ट करूंगा। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये भी ध्यान रखना है, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। चलो तो यहाँ पर आप जो रूल नंबर है, रूल नंबर 3 लिख लें, रूल नंबर 3 लिख लें यहाँ पर, जो कि काम कर चुके हैं। रूल नंबर 3 क्या है, एड द रिएक्शन such that electron gets cancelled out, electron gets cancelled out, add the reaction such that electron gets cancelled out, जो कि काम कर चुके हैं। हम इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड किए कि ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसर ना हो। नेक्स्ट रूल नंबर लिखें, रूल नंबर 4 लिखें। रूल नंबर 4, बैलेंस द एटम्स, बैलेंस द एटम्स other than hydrogen and oxygen, balance the atoms other than hydrogen and oxygen, balance the atoms other than hydrogen and oxygen। मतलब इस रूल में क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के पहले क्या करेंगे आप, अदर एटम्स को बैलेंस करें, ये चीज बोला गया। हाँ बैलेंस करना, जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर इस रिएक्शन में बताओ मैग्नीज बैलेंस है क्या, बताओ। मैग्नीज 2 है यहाँ पर भी मैग्नीज 2 है, आयोडीन यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी आयोडीन है। हाँ अदर एटम्स की बैलेंस, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद क्या करना, अदर एटम्स को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर लिख लें, नेक्स्ट रूल नंबर 5, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, add water molecules to the deficit side, add water molecules to the deficit side। मतलब इसमें ये पॉइंट में क्या बोला गया, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करें, डेफिसिट साइड वाटर मॉलिक्यूल रखे। जैसे इसमें हम अगर ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना चाहो तो क्या करना, देखो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को फिर से लिखें आप, ये जो रिएक्शन है ना इसको फिर से लिखें और ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ पर बैलेंस करें। जैसे देखिए यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो कितना ऑक्सीजन है, बताओ कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 8 ना, ये 2 है तो 8 ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन एटम 8 है, राइट हैंड साइड कितना है ऑक्सीजन? 0 है, 0 है। तो क्या करेंगे, इस साइड ऑक्सीजन की कमी है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे? कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे बताओ? 8 मॉलिक्यूल। बिल्कुल, H8H2, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तभी 8 ऑक्सीजन का है। तो ये रिएक्शन लिखिए, ये रिएक्शन लिखे आप। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर लिखिए, नेक्स्ट रूल नंबर। देखिए, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, add H plus to the deficit side, add H plus to the deficit side, add H plus to the deficit side। फिर से ये रिएक्शन लिखे आप, फिर से ये रिएक्शन लिखे। अभी तक प्रोडक्ट साइड देखोगे तो टोटल कितना हाइड्रोजन? 16। लेफ्ट हैंड साइड 0 हाइड्रोजन, 0। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 16 16 ऐड करना पड़ेगा। ये रिएक्शन लिखो उसके नीचे। फिर उसके बाद लिखे नेक्स्ट रूल, लिखे नेक्स्ट, प्लेस बैक द स्पेक्टेटर आयन, 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 प्लेस बैक द स्पेक्टेटर आयन and convert them into molecular form, and convert them into molecular form, convert them into molecular form। अब यहाँ पर जैसे आपको देखे थे कौन सा स्पेक्टेटर आयन था, K प्लस एंड Cl माइनस वाज द स्पेक्टेटर आयन। तो अभी फिर से क्या करना है, स्पेक्टेटर आयन को इसमें रखना है। कैसे रखेंगे देखिए यहाँ पर, देखो स्पेक्टेटर आयन यहाँ पर क्या था, K प्लस था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 10Ki, 10Ki। यहाँ पर भी इसको क्या लिख देता हूँ, 2KMnO4 लिख दिया। यहाँ पर 14 है, 16 है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 16HCl। यहाँ पर क्या 5I2, मैग्नीज है तो यहाँ पर मैं 2MnCl2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नीज यहाँ पर क्या +2 में है तो 2 क्लोरीन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 8 वाटर है, प्लस पोटासियम काउंट कर लो, पोटासियम काउंट कर लो। यहाँ पर पोटासियम टोटल कितना है, 10 और 2 12 है। राइट हैंड साइड कितना पोटासियम है, एक भी पोटासियम नहीं है, 0 है। तो पोटासियम एक प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो KCl वाज द प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्शन था रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें KCl था। तो यहाँ पर कितना KCl लिख दूं बताओ, 12 KCl। क्लोरीन को बैलेंस करो, क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए, देखो बैलेंस होगा, बैलेंस है क्या? हाँ सर है। चलो देखो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऐसे हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि आप रिडॉक्स रिएक्शन सही बैलेंस किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए सुनो, सबसे पहले देखो रूल्स यही है। पहले ये क्या है कि ये जो आपका आयनिक फॉर्म है, इसको 2 पार्ट में तोड़े थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन था। फिर उसके बाद हम लोग दोनों को ऐड किए थे, फिर उसके बाद अदर एटम को बैलेंस किए थे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किए थे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किए थे। ये काम सही किए हैं या नहीं किए हैं, इसके लिए क्या करोगे ना, हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा।
ये जो रिएक्शन आपने बैलेंस किया भाई साहब, ये सही है या नहीं है, तो ये चार्ज बताएगा। अगर चार्ज बैलेंस ये आपका सही आ रहा है तो ये रिएक्शन जरूर बैलेंस है। तो अगर मैं चार्ज को बैलेंस करूं तो बताओ यहाँ पर कितना चार्ज है, बताओ चार्ज थोड़ा सा इसमें चार्ज बताओ थोड़ा। 3 देखो 3 चार्ज यहाँ पर, ये 16 प्लस है, प्लस 16 है, यहाँ पर 10 माइनस 10 है, तो ये प्लस 6 और यहाँ पर -2, दैट इज +2। चार्ज +4 है, राइट हैंड साइड भी चार्ज +4 ही आना चाहिए। क्या +4 चार्ज आ रहा है बताओ? हाँ सर हाँ सर आ रहा है। हाँ, अगर चार्ज दोनों साइड मतलब एसिडिक मीडियम में अगर चार्ज दोनों साइड बैलेंस आपका आ रहा है तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन सही में बैलेंस है। अगर चार्ज में गड़बड़ी आया तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका बैलेंस सही नहीं है। तो दोनों साइड चार्ज +4 है। तो ये भी इसके पहले वाला स्टेप में आप लिख लेना, चार्ज +4 यहाँ पर है और चार्ज +4 यहाँ पर है। देखो मैं फिर से बार यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन को? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके। हाइड्रोजन को फिर बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे बताओ? H+ ऐड करके। फिर उसके बाद कंफर्म करना है, कंफर्मेटरी करना है, कंफर्म कि मेरा रिडॉक्स रिएक्शन सही में बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे भाई साहब? चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस अगर सही आ गया तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में स्पेक्टेटर आयन को रख देंगे, उसमें स्पेक्टेटर आयन को रख देंगे तो आयनिक फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब स्टेप है एसिडिक मीडियम में बैलेंस इसी तरह से करना है। स्टेप भी लिखा दिया और एग्जाम्पल से समझाया भी। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में ये जो पढ़ा है इसको रिविजन करता रहना। अगले क्लास और एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर बेसिक मीडियम, फिर दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, ये भी बताएंगे, वो भी अगले क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।